This episode of VoiceOver पर चर्चा is powered by voicesbazaar.com, India's premium audio agency. Thank you very much for liking Jamna Par, and thank you for recommending Jamna Par. Thank you for talking about Jamna Par, and thank you for relating with Jamna Par. 1994 में आपकी अदालत मुझे मिला था. उसके बाद में मुझे भरोसा हो गया था कि मैं अब I can make a career in this field. आपकी अदालत में हर्ष जोशी जी पर इल्जाम है कि ये अपने काम को बड़ी गंभीरता से लेते हैं. तो वो ये फॉर्मेट, वो उसी दिन ये फॉर्मेट तय हो गया. एक्टिंग के लिए आप अलग अलग शो के लोकेशंस पे ट्रैवल करते हैं. आपने कई जगह पर अपने मोबाइल स्टूडियो का जिक्र किया है. उसके बाद तो ये होने लगा कि भाई हम होटल्स में, जैसे मैं शूट करने जा रहा हूँ, होटल में वो पूरा सिस्टम, एक मिनी स्टूडियो, फोल्डेबल मिनी स्टूडियो साथ में. कंपनी ने या जिस प्रोड्यूसर ने पैसे बचाने हैं, और अगर उसका काम ये एआई करके चल जाता है, वो तो मेरी रोजी रोटी मारेगा ना. So welcome to another super special episode of VoiceOver पर चर्चा. In this episode we have a seasoned senior voice artist and anchor. I can say the voice of Aapki Adalat, India's most wanted. In terms of voice acting, the Hindi voice of Walter White from Breaking Bad. As an actor, he's seen in movies like Veere the Wedding, some of the web series recently, Cat, Dabbar, Sapne vs. Everyone, Rangbaaz, and finally we have the Rana sir from Jamna Par, the super hit web series Jamna Par in terms of Amazon Mini TV. So to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great honor, it's a pride, it's a privilege to have the one and only Mr. Babla Kochar on VoiceOver पर चर्चा. So sir, आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है VoiceOver पर चर्चा में. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू बी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म वॉइस ओवर पर चर्चा. तो आज आपसे जो चर्चा होगी, दिल से दिल की बात होगी, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी बात हो जो सबके दिलों तक पहुंचे. सर, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई फॉर द सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर, अभी जो रिसेंटली हुई है जमना पार. And on IMDb it has been rated 9.4. बहुत ही बड़ी बात है सर. आपको heartiest congratulations sir. Thank you very much for liking Jamna Par, and thank you for recommending Jamna Par. Thank you for talking about Jamna Par, and thank you for relating with Jamna Par. Thank you. Yes sir, बिल्कुल. मैंने जैसे आपको कहा था, because as of now I've been currently living in Ahmedabad. I shifted in 2020. उससे पहले of course I'm brought up in Delhi. और मैं आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज में रहा करता था, तो ऑफ कोर्स ये हम भी जमना पा रही है सर. और सर, एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. ऑफ कोर्स वॉइस ओवर वाज अ साइड हसल फॉर मी. मैं जब इसको पार्ट टाइम करता था, तो लक्ष्मी नगर में वहां पे जो एक गुरुद्वारा है, जो हमें मेट्रो स्टेशन से दिखता है, उसके पीछे जो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहां पे जाके मैं रिकॉर्ड करता था. व्हेन आई वाज डूइंग, वो रमेश का स्टूडियो है, वो बेसमेंट में रमेश का स्टूडियो है. यस सर. वो गुरुद्वारे के पास गली में जाके नीचे बेसमेंट में एक और है वहाँ, रावत जी का जो एक स्टूडियो, वहां पे जाके मैं रिकॉर्ड करता था. मैंने भी वहाँ बहुत काम किया है. आप जमना पारी हैं तो हम भी जमना पारी रह चुके हैं. मेरा एक घर नोएडा में है, तो मैं दिल्ली में पला बढ़ा. हालांकि मैं पैदा बॉम्बे में हुआ था, मुंबई में. तो और जमना पार इतना ज्यादा आना जाना रहता था, क्योंकि मेरे कुछ कजन्स वहाँ रहते थे गांधीनगर में, तो उनके घर जाना आना. तो मैं अभी भी उनके घर जाता हूँ, वहाँ पे गांधीनगर में बिल्कुल झील एक जगह है, वहाँ झील चौक जैसे बोलते हैं, तो वहाँ पे जाना आना रहा. तो जमना पार से एक इंस्टेंट कनेक्शन है. जब ये शो मेरे पास आया तो आई वॉज वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड. इट गिव मी अ रीजन टू स्माइल. और फिर जब उन्होंने शो के कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताया, तो बहुत आसानी से मैं उसके साथ में कनेक्ट कर गया, जुड़ गया. कुछ इतनी ज्यादा मशक्कत, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे. सर, एनीवेज, आई थिंक सिमिलैरिटीज निकलती जाती है सर. आई एम आल्सो बोर्न इन मुंबई. तो पता नहीं है, जबरदस्त एपिसोड होने वाला है सर ये. एनीवेज सर, जोक्स अपार्ट, सर हम अभी इस मोड से शुरू करते हैं. अगर हम आपकी वॉइसिंग की जो होने की बात करें, आपके एक्टिंग के करियर की बात करें, हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं. इट वाज द ईयर 1994 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस साल में आपने ये फैसला किया कि आप अपने पैशन को परस्यू करने वाले हैं. जी, हाँ, आप ये कह सकते हैं 1994, बट उससे पहले 1991 में मैं ये कर चुका था, स्टार्ट कर दिया था फरवरी में. स्टार्ट कर दिया था. जी 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 जी.
जी। तो आपने जैसे 94 एक फैसला किया, फैसला किया था क्योंकि 1994 में आपकी अदालत मुझे मिला था। उसके बाद में मुझे भरोसा हो गया था कि मैं अब आई कैन मेक अ करियर इन दिस फील्ड। 3 साल मैंने भी संघर्ष किया था, ये जद्दोजहद में था मैं, कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, उधर जाऊं या इधर जाऊं। होता है वो, जब संघर्ष का दौर होता है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। यस यू राइट, 1994 आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। जी, आप अपनी बात कह रहे थे। यस सर। और मैं सर आपकी अदालत का एक बहुत स्पेशल किस्सा है, आप मैं मतलब आपके ही जुबान से सुनना चाहूंगा। आपकी अदालत, आपको जो प्रोजेक्ट है उसका, यू ऑफ कोर्स द वॉइस ऑफ डार, ये किस तरह से हुआ, इस प्रोजेक्ट की कहानी सबसे पहले जानना चाहेंगे सर। मैं स्ट्रगल किया करता था। मैं स्वर सुधा एक स्टूडियो दिल्ली में होता था, तो मैं उनके यहाँ पे छोटे मोटे वॉइस ओवर्स किया करता था। और स्वर सुधा में से मुझे एक बार एक कॉल आया, और तब जी टीवी स्टार्ट ही हुआ था 92 अक्टूबर में। और मुझे उनसे एक कॉल आया कि जी के एक शो है, उसमें एक छोटा सा एक वॉइस ओवर करना है। तो मैं पहुंच गया वहां पे। तो वहां जो डायरेक्टर साहब थे, गुलशन सचदेवा जी, आपकी अदालत में उस जमाने में जो शो था, बाद में ये बदला गया, फॉर्मेट जो था वो ये था कि शो की शुरुआत, एक पुराने जमाने में जब अदालत लगती थी तो बाहर एक दरबान खड़ा होता था जो जोर से आवाज लगाता था, और अंदर हाजिर हो ऐसी आवाज लगाया जाए। वो आवाज लगाने के लिए मुझे बुलाया गया। तो एक पल को तो लगा मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार काम है, करने आए हैं तो करेंगे। तो मैंने वो काम किया, सेलिब्रिटी का नाम लिया। से फॉर एग्जांपल मुझे याद नहीं वो सेलिब्रिटी कौन सी थी, बट मान लीजिए आप ही थे, मान आपका नाम लें तो जाने माने वॉइस कास्टर हर्ष जोशी आपकी अदालत में हाजिर हो। ओह माय गॉड, वंडरफुल। वो ऐसे आवाज को ट्रैवल करना होता था लंबा खींच के, ताकि आवाज Echoes में गूंजे, हो। पूरे गलियारे में गूंजे। और उसके साथ में वो एक गलियारा दिखाया जाता था, एक पैसेज दिखाया जाता था, यस यस। जिसमें लटियन जोन के पिलर्स टाइप होते थे, मतलब शोइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक फील दिखाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पैसेज है, वो जो गलियारा है जिसमें बड़े बड़े गोल गुंबद बने हुए, तो वो उसमें से वो आवाज गूंजती हुई आती। तो ये काम मैं करने गया था, तो मैंने वो किया। तो उसके बाद में तो उनको मेरी आवाज पसंद आई। तो फिर उसके बाद में मेरी आवाज जब रजत सर ने सुनी तो उन्होंने, खैर उन्होंने ये कहा कि इनसे जो है मेन स्टोरी, जो पूरे एपिसोड की जो कहानी है, उसको भी करवा के देखिए। तो दैट वाज, मतलब होता है कि आपकी डेस्टिनी है, आपको, मुझे वो काम, मुझे वो मिला, और मैंने वो किया और वो पसंद आया। और उसके बाद से फिर उसमें उन्होंने कहा अच्छा इनसे चार्जेस भी करवाइए, इल्जाम जो लगते हैं। आपकी अदालत में हर्ष जोशी जी पर इल्जाम है कि ये अपने काम को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तो वो इस ये फॉर्मेट, वो उसी दिन ये फॉर्मेट तय हो गया और वो उनको पसंद आया। इंस्टेंटली उन्होंने कहा नहीं, इन्हीं से करवाइए। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी और रजत जी की कृपा है कि इस शो में 2 चीजें कांस्टेंट हैं तब से लेके आज तक। और एक तो शो के एंकर रजत सर, और दूसरा शो की मैं वॉइस हूँ, आवाज। जी जी जी। तो सर ये एक वन ऑफ द वेरी रेयर शोज जो इतना पुराना और अभी तक वो कायम है। जी, वर्ल्ड टेलीविजन की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन इन द वर्ल्ड, दिस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग शो। तो आप मान लीजिए ये 94 अप्रैल ऑनवर्ड्स मैं ये कर रहा हूँ, तो आज 30 साल तो हो गए। 30 साल आराम से, सर बिल्कुल। जी 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 जी। एंड आई डोंट रिमेम्बर आई मिस्ड एनी शो, आई डोंट रिमेम्बर। शायद एक आध एपिसोड शायद मैं बीमार था तब नहीं कर पाया था, बाकी सारे काम मैंने किया। एंड दे हैव बीन वेरी नाइस एंड वेरी काइंड कि ये मौका मुझे उन्होंने दिया। एंड सर अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियाज मोस्ट वांटेड, उसकी भी तो सर आपने जैसे उसकी एक अलग शायद कहानी होगी। जी जी, इंडियाज मोस्ट वांटेड हैपेंड इन 1998। दैट वाज द फर्स्ट क्राइम शो ऑफ इंडिया। इससे पहले कभी क्राइम शो बने नहीं थे, उसके बाद तो सबने बनाने शुरू कर दिए सबने। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सुहेब इलियासी ने इस शो को कंसेप्चुअलाइज किया था। और ये शो 98 में आया था, और 98 मार्च के महीने में आया था। उससे पहले हमने इसके लिए बहुत सारे
ट्रायल्स किए थे इस शो को, और फिर शूट कैसे किया जाएगा, एक अलग अंदाज में इसको बहुत पेस से शूट किया जाता था। तो मैं उनके शूट पे भी गया, मैंने उनके एडिट को भी देखा, और उसके लिहाज से उसमें एक और एंकर को सपोर्ट करने वाला वॉइस चाहिए था। एंकर की बॉडी लैंग्वेज में एक अग्रेशन था। उससे पहले जितने भी एंकर्स होते थे, दे यूज्ड टू बी वेरी जेंटल, very polite on screen, but here we decided to take the criminals head on. The idea was to take the criminal head on, सामने सामने की टक्कर हो। तो उसमें एक एग्रेशन की जरूरत थी, और अपना सिविलाइज्ड दायरे में रहते हुए एक एग्रेशन के साथ में अप्रोच करना था। तो वॉइस ओवर का टोन भी वही फाइनली रखा गया। बहुत सारे वेरिएशंस मैंने दिए थे, फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम इसको इस तरह से करेंगे जैसे कि, और से देखिए इस चेहरे को, इसका नाम है हर्ष, इसकी आंखों में वो दहशत है, इसकी आंखों में वो वहशीपन है जिससे न जाने कितने मासूम थरथराते हैं। आज आप इसे अपनी निगाहों में बसा लीजिए, क्योंकि यही है आपका टारगेट नंबर 1। लिटरली सर, कान में जो गूंज रही है ना आवाज, इट कैन कभी वो शो में, जैसे अभी आपने आपकी अदालत का कहा था, वंडरफुल सर, वंडरफुल। एंड सर, एक चीज है सर, आपके केस में इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ वॉइसिंग, ये दोनों चीजें पैरेलली चलती आ रही है काफी लंबे समय से। जी। मैं एक चीज को जानने में बहुत इंक्विजिटिव था, एंड ऑफ कोर्स दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो आज की टेक्नोलॉजी है जी। आप जब अपने इनफैक्ट व्हेन यू गो फॉर ऑफ कोर्स एक्टिंग के लिए आप अलग अलग शो के लोकेशंस पे ट्रैवल करते हैं, आपने कई जगह पर अपने मोबाइल स्टूडियो का जिक्र किया है। ये मैं सबसे पहले से जानना चाहूंगा। वेरी काफी, जैसे मुझे भी कभी कभी ऑफ कोर्स दिस चैनल इंक्वायरीज आती है कि हम कभी ट्रैवल करने जा रहे हैं, हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है। घर पे तो ठीक है कर सकते हैं, ये मैं सर जानना चाहूंगा क्या है मोबाइल स्टूडियो आपका, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। देखिए, मोबाइल स्टूडियो आपको मैं मतलब जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मैं बहुत आई यूज्ड टू फील वेरी हैंडीकैप्ड, क्योंकि अगर मैं कहीं लोकेशन पे गया हूं और मैंने कोई रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं नहीं कर पाता था, और अगर मैं कर भी ली तो भेज नहीं पाता था। तो जब से इंटरनेट आया, पहली बात तो ये इंटरनेट के आने के बाद से चीजें बहुत आसान हो गई हैं। इस दुनिया की ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस में अगर कहा जाता था जब हम छोटे थे, तो इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार, जिससे कि इंसान को मूवमेंट मिली और वो एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाने लगा। जो वो पहिया हर चीज में, रेलवेज में फिट किया गया, हवाई जहाज में फिट किया गया, कार में फिट किया गया, और आपकी मूवमेंट तेज हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर बड़ी तेज गति आई। उसके बाद में द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर लाइट न होती तो हमारी जिंदगी आज वैसी नहीं होती। एंड देन केम द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन बाय ग्राहम बेल, तो बात करने की सुविधा हो गई। उसके बाद में मुझे लगता है जो सबसे बड़ा जो आविष्कार हुआ है वो इंटरनेट की वजह से आज हम और आप ये जो इंस्टेंट इंटरव्यू कर पा रहे हैं, इंटरनेट की वजह से ही तो है। फोन में से अगर एक इंटरनेट निकाल दिया जाए, और अगर या फिर इंटरनेट है और उसे बहुत महंगा कर दिया जाए, तो ये जो तेजी है, ये जो गति है, और ये जो अलग अलग काम करने की जो हमको एक सुविधा मिल गई है, वो खत्म हो जाएगी। तो इंटरनेट के आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत आसान हुई। मेरी क्या, बहुत लोगों की हुई है। आज आप पूरी स्टॉक मार्केट इंटरनेट के ऊपर चलती है, करोड़ों रुपए, लाखों अरबों रुपयों का व्यापार होता है, बैंकिंग चलती है इंटरनेट के ऊपर। तो ये जब हुआ तो उसके बाद से आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाउ बेस्ट आई कैन यूज द पावर ऑफ इंटरनेट टू सेंड द वॉइस रिकॉर्डिंग। क्योंकि जब शुरुआत में जब इंटरनेट आया था तो आप ईमेल ही कर सकते थे। जिस दिन से अटैचमेंट लगने की सुविधा मिल गई, और वो भी ऑडियो वीडियो की, that solved my life। उसके बाद तो ये था कि भाई अब how best I can utilize this opportunity। फिर मैंने कुछ रिसर्च किया, and luckily it happened so that इंटरनेट पे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। और my son who is luckily I am very fortunate कि उसने मेरी बहुत मदद की, माय यंगर सन। और वो टेक्निकली बहुत शार्प था, बचपन से ही होता है, एक नायक होता है। एंड टुडे ही इज द पोस्ट प्रोडक्शन हेड ऑफ
इंटरनेशनल चैनल। तो उसने मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर खुद से डिजाइन करके मुझे दिया। उसने मुझे एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दिया और वो सॉफ्टवेयर को मेरे लैपटॉप में उसने डाला, और उस आने वाले वक्त में उसने वो सॉफ्टवेयर को एक मेरे मोबाइल फोन में भी डाल दिया, और फिर उसके साथ में माइक को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स भी उसने बना के दिए मुझे, और वो माइक के साथ में कनेक्टर सब कनेक्ट हो गए और वो रिकॉर्डिंग की गई। बहुत सारे ट्रायल्स किए गए, वो मतलब गलतियां हुई और फिर इम्प्रूव किया गया। इम्प्रूव करने के बाद में आजू बाजू की नॉइज को भी काटना है, फिर डायरेक्शनल माइक लाए गए। तो फिर प्रॉब्लम जो थी, मतलब यहां तक सॉर्ट आउट हो गई कि हम कहीं पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको मेल में अटैचमेंट बना के भेज सकते हैं। यस, यहां तक सॉर्ट आउट होगी। अब आगे प्रॉब्लम थी कि एम्बियंस नॉइज को कैसे कट करना है। आपके आसपास से कहीं से कोई गाड़ी निकल गई, उसकी आवाज है, उस एम्बियंस नॉइज को कट करने के लिए डायरेक्शनल माइक्स की खोज की गई, और वो डायरेक्शनल माइक सिर्फ आपके इतने से इतने दायरे का एम्बियंस पकड़ता है। फिर देन यू हैव टू हैव कि ठीक है जी, अब आप ऑडियो स्टूडियो में होते हैं तो जैसे आपके पीछे, यहाँ पे पीछे आपके पीछे ये साउंड प्रूफिंग सिस्टम लगा हुआ है। यस, अकूस्टिक्स ये लगा हुआ है। अब इसका भी तरीका ढूंढा गया। ये क्या है, ये जैसे आपने साउंड प्रूफिंग प्लेट्स लगाए ना, ये फोम की बनी हुई है ना। अब आप सोचिए, ये अगर मैं कोई ऐसा फोल्डेबल मटेरियल ले, मेरे बेटे ने क्या किया, फोल्डेबल मटेरियल लिया जिसको कि फोल्ड किया जा सकता है, और उस पर ये फोम उसने चिपकाई और ऐसे 8 पैनल्स बना दिए उसने। दैट मीन्स वो फोल्ड होके मुश्किल से 2.5-3 किलो का वेट नहीं होता उसका। इसको हमारे हिंदुस्तान में जुगाड़ कहा जाता है। जुगाड़ हो गया, यस जी। और उसको ले जाके मैं किसी चौक के ऊपर जहां सबसे आजू बाजू गाड़ियां चल रही हैं, कुछ भी, हमने तो यहां तक उसका टेस्टिंग किया कि उसको ले जाके उसको वो डिसमेंटल हो जाता है, उसको रीअरेंज करना है, उसको ऐसे खड़ा करना है, उसके नीचे भी उसका एक बेस बनाया गया और उसके ऊपर एक छत बनाई गई, पीछे उसके कर्टन्स बनाए गए, और आप यू जस्ट go in and sit in and place your laptop and your microphone and you record. वो सारी R&D हमने बहुत की, उसमें हमें 6 महीने 8 महीने लग गए, लेकिन finally we were successful. Nice. So it was like tried and tested. आपने ट्राई किया, जो बहुत जैसा बात बताया, हमने काफी 6 महीने 6-8 महीने हमने उसके लिए ऊपर लगाए। फिर तो उसके बाद तो ये होने लगा कि भाई हम होटल्स में, जैसे मैं शूट करने जा रहा हूँ, होटल में वो पूरा सिस्टम, एक मिनी स्टूडियो, फोल्डेबल मिनी स्टूडियो साथ में। उसके बाद तो ऐसे बहुत सारे आ गए हैं मार्केट के अंदर स्टूडियोज, अभी आपको ऐसे मिलेंगे, जो कि आप अगर सर्च करेंगे इंटरनेट पे जाके तो बड़ी सारी कंपनियां इस तरह के केबिन्स बना रही हैं जो कि फोल्डेबल है और साउंड प्रूफ है। अब तो मैं तो बात कर रहा हूँ तब की, आज से 12 साल पहले की, जब हमने ये सब जुगाड़ किए थे। लेकिन अब ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो कि इसको प्रोफेशनली बनाती हैं। मेरा तो ये बिजनेस नहीं है तो मैं तो वो करता नहीं, बट यस, द थॉट, ओरिजिनल थॉट केम फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। वो मेरे दिमाग में एक थॉट थी, एक जरूरत थी कि इसको कैसे किया जाए। That helped me to, do both the jobs simultaneously even while I was shooting outdoors. तो उसकी वजह से मुझे काफी मदद मिली, और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को ये बात सजेस्ट भी की, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया। उससे हमारी जो लिमिटेशन है वो खत्म हो गई कि भाई एक साउंड स्टूडियो में जाके आपको रिकॉर्ड करना। Now we were carrying the sound studio with us. It was a portable sound studio. और अब तो मिलने लगा है, वो मार्केट पे आ गया, मिलने लगा है वो। और इसमें एक ये सहूलियत हो जाती है कि जैसे आप, मतलब व्हाट एग्जैक्टली फाइनली यू नीड इट, आपके पास पूरा सिस्टम है, आपको मिनिमम एक इंटरनेट अच्छा खासा कनेक्शन चाहिए कि आप कहीं पे फाइल्स भेज सकते हैं। मैं कहीं पे भी शूट करने जाता हूँ, मैं पहले बोलता हूँ इंटरनेट कनेक्शन आता है क्या। यस, I remember in 2011 I was doing a film for a Hollywood film called The Black Russian. That film was shot in India और वो हिमाचल में शूट होनी थी। तो मैंने पूछा कहाँ शूट होगी, तो उन्होंने कहा कि कंडा घाट। तो मैंने अपने एक दोस्त को शिमला फौरन फोन किया, मैं कहा यार उधर इंटरनेट आता, कहता हाँ मस्त आता है, बस वो टाटा डोकोमो का डोंगल ले आ। उस जमाने में डोंगल होता, डोंगल। तो मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। So I took my laptop and the dongle, and believe me, my life was so easy over there. मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था।
मैं सारा दिन शूट करता था, रात को आता था अपने होटल के कमरे में और अपना वो सेटअप लगा के उसके ऊपर मैं जितना भी होता था काम 2-3 घंटे में सारा काम निपटा के और उसको डिलीवर कर देते थे हम लोग। सो ग्रेट टू नो कि मतलब जैसे मैं एज्यूम करता हूँ जितनी भी अभी आपने आपके प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडिंग जमना पार टब्बर, तो आप जितने भी वेब सीरीज हो गई, मूवीज हो गई, मतलब आपने साथ साथ में साइमल्टेनियसली एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर सब साथ में चल रहा है, मतलब साथ में किया। बल्कि आपको मैं बताऊं, मैं एक शो करता था, अब कुछ लोग हंसते भी हैं इस पे, बट हिंदी में एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सो दैट मीन्स योर नीड इज द मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशंस। सो मैं एक डेली सोप कर रहा था फ्रॉम 2016 टू 2018 जून। इसका नाम था महक, बहुत पॉपुलर हुआ था जी टीवी पे और अपने जोन में काफी पॉपुलर शो था। तो अब हम उसके लिए तो सेट्स पे जाना पड़ता था। तो सेट जो है वो दिल्ली में एक फार्म हाउस में लगाया हुआ था, वहां पे मल्टीपल सेट्स लगे हुए थे, बहुत बड़ा फार्म हाउस था, 8.5-9 एकड़ का। तो उन्होंने हमारे मेकअप रूम्स भी वहां पे टेम्परेरी बनाए थे। आप बिलीव करेंगे, मैंने मेकअप रूम के अंदर एक स्टूडियो लगाया हुआ था वहां पे छोटा सा। मैं शॉट दे के आता था, उसके बाद में मुझे पता था अगला शॉट 2 घंटे के बाद है और एंड आई हैव अ रिकॉर्डिंग टू डू। मैं रिकॉर्डिंग करता था और रिकॉर्डिंग करके मैं भेज देता था। मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, आपको बहुत स्ट्रेस होता है। मल्टीटास्किंग ही हुई, यस। और आज के जमाने में बिना मल्टीटास्किंग किए गुजारा नहीं है सर। आप कहीं पे भी चले जाएं, आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। एंड करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है। एक तो है करनी पड़ती है और एक आप खुशी से करें तो ज्यादा बेहतर है। आपको देखिए क्या होता है कि आज दुनिया बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और उस तेज रफ्तार में आप चाहे एक स्किल सेट में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, बहुत जल्दी वो स्किल सेट ऑब्सोलीट हो जाता है। एंड द लेटेस्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ आईटी इंडस्ट्री। एआई आ गया ना, एआई आ गया, दस्तक तो दे चुका सर। तो वो जो बच्चे जो इतनी पढ़ाइयां करके गए, बीटेक, एमटेक और आईआईटी से पढ़ के गए, आज एक एआई के आने की वजह से उनका स्किल सेट मार्केट के अंदर उसकी जरूरत नहीं है। तो ये दिस इन इटसेल्फ प्रूव्स कि आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। व्हाई पीपल आर डूइंग इंजीनियरिंग एंड देन एमबीए? क्यों? ये मल्टीटास्किंग सर आपको करनी पड़ेगी जी। तो ये उसकी वजह से है सर। भाई आई वाज एक्चुअली कमिंग ऑन दिस टॉपिक। जैसे हम इंटरनेट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल वर्ल्ड, तो डिजिटल वर्ल्ड ने काफ़ी हमारा काम आसान किया है। इनफैक्ट अगर मैं ओवरऑल अगर वॉइसिंग की भी बात करूं इन टर्म्स ऑफ राइज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मैं अक्सर अगर मैं आपकी जैसे अगर बात करूं तो एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग में दोनों को अभी अगर कंसिडर करूं तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का राइज होना, यूट्यूब चैनल्स का, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है। बट इसी इंटरनेट ने एक और चीज़ को जन्म दिया है जिसका नाम है एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी जी। और एआई हर जगह दस्तक दे चुका है जी। मतलब कोई भी चाहे वो अभी मैंने मेरा एक और पॉडकास्ट है जिसमें मैं आई स्पीक टू एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल, तो उसमें जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उनके लिए भी एक सॉफ्टवेयर आ गया, मतलब हर जगह पे, वेदर इट्स अ वेब डेवलपमेंट और आईटी। अब वॉइसिंग को सर, वॉइस एक्टिंग, वॉइसिंग को मैं 2 भागों में पहले डिवाइड करता हूँ, वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग, डबिंग। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने से तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मुझसे अगर कोई कहे कि मैं क्या बेचता हूं, मैं अपने आप से ये सवाल पूछूं कि मैं एज अ वॉइस एक्टर या वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैं क्या बेचता हूं। कोई भी लाइन मैं बोल रहा हूं तो मैं एक इमोशन बेच रहा हूं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इमोशन डिलीवर कर सकता है? नहीं। उसका नाम ही अपने आप में ही है, वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल, यस। वो ओरिजिनल नहीं है। और हम किस फील्ड में? हम परफॉर्मिंग आर्ट में। और हमारे सक्सेस का जो पैरामीटर है, जो पैमाना है जिसपे हमारी कामयाबी को मापा जाएगा, वो ये है, आप टेक्निकली कुछ भी कह लें कि मैं कितना आर्टिकुलेट हूं, मैं कितना भाषा को जानता हूं, मेरी भाषा में कितना फ्लो है, मैं इमोशन कितना है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे सक्सेस इस बात पे निर्भर करता है कि मेरी बात
वो जो इमोशन जो मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करके, भाषा का, शब्दों का, डिलीवरी का, स्पीच का, स्पीड का इस्तेमाल करके, वो जो इमोशन है, क्या वो इमोशन आपके मन में किसी तार को छू गया कि नहीं छू गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सुनेंगे, अच्छा आप कहेंगे हाँ AI वाला काम है, लेकिन वो आपके मन को छुएगा नहीं, वो आपके मन को छुएगा नहीं कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि वो इमोशन को डिलीवर नहीं कर सकता, वो आर्टिफिशियल है, वो इंसान नहीं है। पहली बात तो ये उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन। इसलिए मैं इतना आई डोंट फील सो थ्रेटेंड बाय इट एज अ प्रोफेशनल, I don't feel so threatened. But there is another point of view. There is another perspective of this. That is कि जिस कंपनी ने या जिस प्रोड्यूसर ने पैसे बचाने हैं, और अगर उसका काम ये AI करके चल जाता है, वो तो मेरी रोजी रोटी मारेगा ना, वो तो नहीं रुकेगा। पर अब यहां पे आ जाता है इसका दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू, वो ये कि अगर वो ऐसा करता है तो मेरे राइट्स क्या हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ? मेरे राइट्स क्या हैं, मेरे हक क्या हैं? क्या वो मेरी इजाजत के बिना ऐसा कर सकता है? आंसर इज नो, ही कैन नॉट। अगर ऐसा वो कर सकता होता तो बड़े बड़े सिंगर्स को उनके गानों की रॉयल्टी क्यों मिलती है? आज तो बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनीज हैं, आप, मैं नाम नहीं लूंगा किसी म्यूजिक कंपनी का, लेकिन मैंने ऐसा देखा है, उनके गाने का कहीं स्टेज पे परफॉर्मेंस भी अगर कोई आर्टिस्ट करता है तो वो जाके वो परफॉर्मेंस रुकवा देते हैं, केस ठोक देते हैं, एंड दे चार्ज मनी फॉर दैट। सो दैट क्लियरली मीन्स द लॉ प्रोटेक्ट्स मी, द लॉ प्रोटेक्ट्स मी। वो मेरी आवाज का इस्तेमाल मेरी इजाजत, लिखत इजाजत के बिना नहीं कर सकते। ये सीधी सी बात है। somebody tried to do so with me, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन मेरी ही आवाज का एक AI बना के देने की कोशिश की, and I got to know about it and sent, मैंने उन्हें नोटिस भेज दिया, और मैंने इतना हैवी डिमांड किया, नाक रगड़ के माफी मांगी उन्होंने मुझसे। तो एक आम वॉइस एक्टर के लिए ये जानना तो ऑफ कोर्स जरूरी है, जो कानूनी, जो इस पे मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आनी इस पे बाकी है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है AI। क्या कह सकते हैं सर इसके बारे में? देखिए, सरकार को, पहली बात तो ये कि सरकार को खुद मजबूत होना बहुत जरूरी है, कोई भी एक वेल डिफाइंड कानून लेके आने के लिए। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आप देखिए, अगर आप IPC में चले जाएं, हमारे ज्यादातर कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं। हाँ, हम उन्हीं के ऊपर चले जा रहे हैं। किसी भी केस को, फॉर दैट मैटर, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आधे से ज्यादा कानून अभी भी, शायद उससे भी ज्यादा होंगे, मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन इतनी समझ रखता हूं कि हमारे ज्यादातर कानून आज भी अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं, जो कि उस जमाने के हिसाब से थे, कॉलोनियल रूल के हिसाब, टाइम के हिसाब से थे। और वक्त बदल गया है, देश को आजाद हुए आज 76-77 साल हो गए हैं। हाँ। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आपको इन सब चीजों को नए सिरे से, क्योंकि ये नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी है, नई बात है, तो उसके हर पक्ष को देख के समझ के कानून बनाने की जरूरत तो है, जिसमें के सभी पक्षों के इंटरेस्ट को, उनके हितों की रक्षा की जाए। Coming back to your particular, in terms of your journey, आपका दोनों जैसे काम कह सकते हैं साइमल्टेनियसली, आप एक्टिंग ऑफ कोर्स इन वेब सीरीज, मूवीज, आपका और भी कई आने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। क्या सर मैं कह सकता हूँ कि आप एक्टिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, वॉइसिंग का काम कम हो जाएगा, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहेगा? ये इसके बारे में सर आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? ये सवाल पिछले 30 साल में मुझसे शायद 300 बार पूछा गया। वो होता क्या है कि जब मेरा कोई टेलीविजन पे या कोई इंटरनेट पे वेब शो या कोई फिल्म आती है और लोग उसको देखते हैं और पसंद करते हैं, और तो फिर वो पूछने लगते हैं कि भाई अब वॉइसिंग तो तुम नहीं करोगे, वो मान के चलते हैं ऐसा। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि मुझे एक बात बताइए सर, मैं क्यों छोड़ूं इसे?
ये तो मेरी जड़ें हैं, मैं क्यों छोड़ूं इसे? Why should I not continue with this? और मुझे एक बात बताइए, क्या वो लोग, मैं उनसे मजाक में पूछता हूँ या थोड़ा सीरियस भी पूछ लेता हूँ कभी कभी, क्या किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, से फॉर एग्जांपल इफ आई कोट रिलायंस इंडस्ट्री से आप जाके पूछते हैं कि जी कि आप तो टेक्सटाइल के धंधे में थे, आप फिर पेट्रोकेमिकल्स में भी चले गए, अब आप जो है स्टोर्स भी खोल रहे हो, रिटेल में भी जा रहे हो, आपको पहले वाला इतना चल रहा था तो अब ये सब करने की क्या जरूरत है? ऐसे पूछते हो आप? क्या नहीं ना। देखिए पॉइंट इज, अगर मैं कर सकता हूं और अगर मेरी मानसिक शांति खराब नहीं होती है, अगर बाय द एंड ऑफ द डे मैं वो करके पॉजिटिव फील करता हूं और मेरे घर में सुख शांति बनी रहती है और मैं समाज में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मैं क्यों ना करूं? ऑफ कोर्स मैं क्यों ना करूं? और ये करके एक बात तो और भी होती है, मैं हर रोज अपने आप को ही चैलेंज कर रहा होता हूं, पिछली परफॉर्मेंस से बेटर करने की कोशिश कर रहा होता हूं। और चैलेंज सिर्फ एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ही नहीं किया जाता है, बल्कि आपके चारों तरफ का माहौल कंफर्टेबल नहीं है, चिकचिक हो रही है चारों तरफ, और उसके बीच में भी आप रह के शांति से अपना काम करके निकलते हैं, वो भी तो आपकी ग्रोथ है, ऑफ कोर्स वो भी तो आपका टेस्ट है। और मैं तो, बल्कि आपने तो सिर्फ यही दो बात कही, बल्कि मैं तो आई बीन एंकरिंग मेनी शोज। मैंने स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे शोज, योग के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और करंट अफेयर्स के ऊपर, मैंने डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो मैंने 2.5 साल एंकर किया। तो मतलब ऐसा भी होता रहा है कि जी कि मैं सुबह 6:30 बजे उठ के 6 बजे उठ के और मैं 8 बजे से शो करता था, 8 से 10 शो करता था और वहां से निकल के मैं शूटिंग पे चले जाता था, और 4-5 बजे के बाद में वहां से जैसे ही फ्री हुए तो मैं रिकॉर्डिंग करने चला जाता था। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मुझ में उतना उतनी पेशेंस है और उतना स्टेमिना है, तो मैं जरूर करूंगा। और जिस दिन लगेगा कि हाँ भाई अब माय बॉडी इज टेलिंग मी कि भाई स्लो डाउन हो जाओ, तो उस दिन हो जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट टिल द टाइम I feel growing, I feel happy, I feel contented, I will continue to do broadcasting, acting, anchoring. And in all the 4 languages that I do, Hindi, Punjabi, English and Urdu. चारों भाषाओं में। सर जैसे मैंने ऑफ कोर्स मैं आपके बारे में इतना स्टडी करके और कई ऐसे आपके बारे में और जानकर मुझे इसका अंदाजा था, बट जैसे मैंने बीच में जो आपने जो इसका तरीका बताया ना मोबाइल स्टूडियो का, जिस तरह से आप अपने साथ कैरी करते ले जाते हैं, तो मुझे वही बिल्कुल टोटली जस्टिफाइड कि जब तक ये काम अच्छी तरह हो सकता है और अगर अपने कंफर्ट लेवल पे हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इन ऑल द सिनेरियोस, तो बिल्कुल सही है, जायज है बात। सिंपल सी बात है, मैं बस सीधी सी बात है ये कि by the end of the day, what matters is, to me, what matters is my peace of mind. If I am not losing my peace of mind, अगर मेरी आत्मा संतुष्ट है, मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैंने ईमान का काम किया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रात 12:30, मैं कई बार तो ऐसा होता है कि मैं थका हुआ आता हूँ 11, 11:30, 12 बजे रात को, और उसके बाद में एक अर्जेंट वॉइस ओवर होता है, मैं करके सोता हूँ उसको। उस वक्त आपको नींद में से अपने आप को बाहर खींचना पड़ता है, करना होता है, यस, आपको खींचना पड़ता है, एंड इट हैपेंस इनवेरिएबल, अक्सर होता है ये मेरे साथ में। तो और फिर वो स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपको सुबह जल्दी काम पे जाना है, आप रात को एक दिन देर से सोएंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, पर हम करते हैं वो। और एंड आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी फॉर दैट, दैट्स माय चॉइस, दैट्स बाय द एंड ऑफ द डे माय चॉइस। कोई मुझे धकेल नहीं रहा उसके लिए, कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा रहा, मुझे मजा आता है करने में, बात खत्म हो गई। किसी को रात को शायद 2 ड्रिंक लेने में मजा आता हो, मुझे नहीं आता, मुझे इसमें मजा आता है। तो मेरा नशा ये है, मैं तो ये मान के चलता हूँ। सिंपल सर, एक बात मैं इसमें ऐड ऑन, जैसे ऑफ कोर्स पैशन प्लस प्रोफेशन, तो कभी कभी ये जो एनर्जी जो आती है अंदर से, जो तब जब उस हम पॉइंट पे आए थे, काम नहीं लगता, तो वो इसमें ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
आपको मोहब्बत करनी होती है, अपने मोहब्बत काम करनी से होती है। मोहब्बत करनी होती है आपको। यू टू बी इन लव विद व्हाट यू आर डूइंग। मेरी वाइफ मुझसे कंप्लेंट करती है, मुझसे कभी मजाक में बोलती है, मैं तो तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ। तो तुम्हारी पहली बीवी तो तुम्हारा काम है। हाँ, ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं डिस्प्यूट नहीं करूंगा इसे, लेकिन मेरा जवाब यही होता है कि मेरे लिए तो जितना इम्पोर्टेंट काम है उतना इम्पोर्टेंट आप हो। तो बट देन दैट्स ऑन अ लाइटर नोट, दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। Of course. And sir, further great to know, both your sons are into the performing art, और मैं really lucky, मुझे उपलक्ष जी से भी मिलने का मौका मिला। हमारी ऐसे वैसे इंटरेक्शन नहीं हुई। That was a conference back in 30th November 2023, and of course in IVF also, जो आवा की कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद इंडिया वॉइस फेस्ट एक ही महीने के अंदर अंदर हुआ था। मेरा कभी इस तरह से इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट आई एम ग्रेट, आई एम फॉलोइंग हिज वर्क, जो वो डालते रहते हैं। ऑफ कोर्स वी आर कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम। एंड आपने अपने दूसरे लड़के का भी जिक्र किया था, who worked in earlier, if I'm not wrong, he worked in Prime Focus, right? Yeah, his name is Amog, and he was earlier working with Prime Focus Technologies, and he actually graduated from Delhi University. He was a commerce student, और उसके बाद में he joined XIC, Xavier Institute of Communications in Mumbai, and from there he did his diploma in filmmaking, and वहीं से ही उसकी placement Prime Focus में हो गई थी. He was looking after their DI section in Prime Focus. Now he's moved on, now he's with Netflix. So ठीक है। तो अभी तो अभी वो 1 साल हो गया उसको वहां से छोड़ के, और अभी वो वहां काम कर रहा है। In Mumbai, right? Mumbai. In Mumbai. Yes. और सर बाकी मैंने आपको सर ऑफ कोर्स आई सॉ इन इंडिया वॉइस फेस्ट, उस टाइम पे शायद इंटरेक्शन, वैसे तो मैं वहीं सर बात करने वाला था, बट आपसे मतलब इस एपिसोड के बारे में, और फिर बहुत लंबा अरसा हो गया, फिर धीरे धीरे करके आई ट्राई टू गेट इन टच विद यू। सो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी जो राय है एआई के बारे में, अबाउट योर वॉइसिंग जर्नी, अबाउट योर एक्टिंग, और अब जो साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ करते हैं, लुकिंग एट योर एनर्जी लेवल। और हमारा तो शुरुआत ही सर इसी पॉइंट पे हुआ था। आपकी जो अभी जो सीरीज आई है जमुना पार, जो मैंने जैसा जिक्र किया कि मेरे पेरेंट्स ने इनफैक्ट, क्योंकि अभी हम शिफ्ट हुए हैं 3-4 साल हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी जो दिल्ली की यादें होती है वो भी और इस सीरीज ने ताज़ा कर दी, क्योंकि हमारे पास का एरिया है। मतलब जब लक्ष्मी नगर में मेट्रो स्टेशन नहीं था उस टाइम, अगर वो हमने दौर देखा हुआ है, तो हमारी पूरी एक हिसाब से यादें ताज़ा हो गई, और बिल्कुल इस तरह से शूट किया एक किरदार, इट वाज फैबुलस। जी। तो जमुना पार से एक लाइन बहुत पॉपुलर हुई है, और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि राजे पैदा हुंदे जमुना पार। जी, उसका मतलब यह है कि all the kings are born in Jamna Par, which means king in not literal terms. It means all the winners are born there in Jamna Par. And Jamna Par is actually not representing, this name is not representing a particular area in Delhi. Yes. It represents a mindset actually. It represents a mindset where people are, going through all the problems they are struggling. Everybody is struggling, and everybody aspires to be on the other side of Jamna, and जैसे बोलते हैं कि उनके जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है कि वो संघर्ष करते हैं और लगातार संघर्ष करते हैं, और that's what makes them the winner. बिकॉज उनकी जो सबसे बड़े एसेट है वो ये कि जिंदगी भर वो संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं और करते रहते हैं, बिकॉज जिंदगी में उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो जमुना पार पसंद करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम दर्शकों का। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, आप इसी तरह से Amazon पे जमुना पार को देखते रहिए, रेकमेंड कीजिए, प्यार कीजिए। और अभी दिस इज नाउ द 3rd week and we are trending in the top 10 list. We are above the top 5. And our IMDb rating is 9.4. एक और शो है जो साल बहुत पसंद किया गया मेरा, जिसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन। TBF ने प्रोड्यूस किया, और ये YouTube पे आप द वायरल फीवर के चैनल पे जाके देख सकते हैं। जी, इसकी भी IMDb रेटिंग कमाल की आई, 9.8 आई हमारी। और दिस शो हैज आल्सो बीन लाइक्ड वेरी मच, एंड ये
शो गुड़गांव में शूट किया गया था, तो दिल्ली की कहानियां हैं ये दोनों, और इसको भी बहुत पसंद किया गया। और उसके अलावा अगर आपको मौका लगे तो गो एंड वॉच टब्बर ऑन सोनी लिव, विच वाज देयर अबाउट 2 years बैक, विच डिड वेरी वेल ऑन सोनी लिव। तो इस तरह के ये शोज हैं, आप इन्हें देखिए, और जल्दी कुछ एक नया काम आएगा। आई एम ऑफिशियली नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, बट यस, जब जैसे ही वो आएगा मैं आपके साथ में उसे शेयर करूंगा। बिल्कुल सर, एंड if you mentioned about टब्बर, मैं आई कैन रिकलेक्ट बिकॉज आई सॉ दैट वेब सीरीज आल्सो। कभी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट से जितने भी वेब सीरीज आपने जिनका जिक्र किया, कि कभी कभी इस पे इफ आई टॉक अबाउट टब्बर, जैसे कभी जिंदगी में एक अचानक ऐसा अनइंटेंशनल कोई चीज हो जाती है, और आपकी जो जिंदगी जो कहानी होती है वो कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो वो एक इसका एक एग्जाम्पल है जिस सीरीज की हम बात करते हैं, टब्बर। राइट। सो सर फाइनली थैंक यू सो मच, एंड आपको सर हम ऐसे ही सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे web series में, and yeah, finally sir, thank you so much, and yeah, it was awesome, it was a great, it's an honor to have you on Voice Over पर चर्चा। I'm equally honored to be on this platform, and I wish you all the very best, Harsh. You do very well for yourself, and मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर उस शख्स को कामयाबी मिले जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और जो अपनी क्राफ्ट पे लगातार काम कर रहा है, and you represent them. And God bless you. God bless everybody. Thank you very much for inviting me and giving me this opportunity. Thank you again. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, sir.